हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 10 दिसंबर, तो हम 10 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विमानन के महत्व को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस का मुख्य उद्देश्य देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के महत्व के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और सुदृढ़ करने में मदद करना है। और वास्तव में वैश्विक तेजी से पारगमन में सभी मानव जाति की सेवा में नेटवर्क सहयोग करने और महसूस करने में राज्यों की मदद करने में आईसीओ की अनूठी भूमिका को चिन्हित करना है। यह है इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, इतना आप इसके बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 2 शहरों को यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है? तो ये है एमपी के 2 शहर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये कौन कौन से हैं? एक तो ग्वालियर है और एक ओरछा है। ठीक है, दोनों है ग्वालियर और ओरछा। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किले शहरों ग्वालियर और ओरछा को अपने विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया है। और इस योजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक विकास लैंडस्केप सिफारिशों के आधार पर इन स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए सर्वोत्तम प्रयास और संसाधन जुटाएगा। इसे शामिल करने के बाद भारत में यूनेस्को विश्व विरासत शहरों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो गई अब? 40। जब ये दोनों को शामिल कर लिया जाएगा तब 40 हो जाएगी। ठीक है ना। कौन कौन से दोनों शहर? ग्वालियर और ओरछा। ठीक है, चलते हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया है? तो ये किया है नेपाल और चीन ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि इन दोनों देशी ने, नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर ज़्यादा होने का दावा किया है। और माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की गणना 8,848.86 मीटर की गई है, जो कि 1954 में भारत द्वारा किए गए पिछले माप से 0.86 मीटर अधिक है। यह नई ऊंचाई 29,031 फीट अथवा नेपाल के पिछले दावे से लगभग 3 फीट अधिक है। और तिब्बती भाषा में माउंट एवरेस्ट को माउंट कोमोलंगामा के रूप में जाना जाता है, जबकि नेपाली भाषा में इसे सागरमंथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जीएसटी करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर योजना शुरू की है, जिनका कुल वार्षिक कारोबार है। तो इसका कुल वार्षिक कारोबार है 5 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग मासिक भुगतान कर योजना की शुरुआत की है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं और 30 नवंबर 2020 तक अपना अक्टूबर GSTR 3V रिटर्न जमा करने वाले इस योजना के लिए पात्र होंगे। ठीक है, और इस संबंध में अधिसूचनाएं केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय AMC ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय REIT फंड लॉन्च किया है? तो ये किया है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एशिया कप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एशिया कप की मेजबानी करेगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और 2022 में करेगा पाकिस्तान। ठीक है, 2022 में करेगा पाकिस्तान और श्रीलंका करेगा 2021 में। ये दोनों याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 7 वर्ष 2020 की शकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस के विजेता का नाम बताइए। तो 2020 की शकीर ग्रैंड प्रिक्स रेस के विजेता हैं सर्जियो परेज, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है,
और दूसरे स्थान पर रहे थे एस्टेवन ओकॉन, इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और यह रेस सखीर ग्रैंड प्रिक्स और 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 16वीं रेस का पहला संस्करण था। पेरेज की यह पहली फार्मूला 1 जीत है। इसके साथ ही वह पेड्रो रॉड्रिग्ज के 1970 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद रेस जीतने वाले पहले मैक्सिकन फार्मूला 1 ड्राइवर भी बन गए हैं। ठीक है, इतना आप इनके बारे में याद रखना। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है? तो ये जीता है भारत ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और अब जो ये राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 जीता है और यह पुरस्कार खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और यह पुरस्कार ICAR को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर को प्रदान किया जाता है, यानी कि हम 5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस, इसी कारण मनाते हैं। और ICAR इंडिया को आधिकारिक तौर पर यह पुरस्कार जनवरी 2021 में बैंकॉक में एक कार्यक्रम के दौरान थाईलैंड की रॉयल हाइनेस प्रिंसेस महाचक्री सिकिंदोर्न द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो विश्व मृदा दिवस के उपलक्ष्य में पुरस्कार मिला है तो किसके द्वारा प्रदान किया जाए? तो किया जाएगा थाईलैंड की रॉयल हाइनेस प्रिंसेस महाचक्री सिकिंदोर्न के द्वारा, है ना। तो ये याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, उस पहले भारतीय रेसर का नाम बताइए जिसने हाल ही में 2020 सखीर ग्रैंड प्रिक्स में फार्मूला 2 की रेस जीती है। तो ये जीती है जहान दारूवाला ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 22 वर्षीय जहान दारूवाला वर्तमान में रेडबुल जूनियर टीम के सदस्य हैं और कार्लिन मोटर स्पोर्ट के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उनके टीम के साथी जापानी यूकी शनाओदा, इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि ब्रिटेन के डेनियल टिकटम तीसरे स्थान पर रहे थे। रेसलिंग लेजेंड माइकल शुमाकर के बेटे मिक शुमाकर को सीजन के ओवरऑल F2 चैंपियन का खिताब दिया गया था। ठीक है, इतना इन सब के बारे में याद रखना। ठीक है, चलते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में मधुकर गंगाधर का निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वे थे लेखक और कहानीकार, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। वह नई कहानी अभियान के प्रमुख कहानीकार थे और वह पटना आकाशवाणी में रेणु जी के सहयोगी भी थे। साथ ही इलाहाबाद में ऑल इंडिया रेडियो के निदेशक और दिल्ली आकाशवाणी में उप महानिदेशक थे। और ऑल इंडिया रेडियो में 39 वर्षों तक सेवा देने के बाद वह दिल्ली में एक स्वतंत्र लेखक बन गए और मोतियों वाले हाथ, हिरन की आँखें, ये दोनों उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम कल के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में उनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, हाल ही में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था राजकमल झा को, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये किया है आगरा में। कहाँ पर? आगरा में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आई मोबाइल पे ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये की गई है PNB बैंक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लेन देन की RTGS प्रणाली किस दिन से प्रभावी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 14 दिसंबर से, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नरेंद्र सिंह कपानी का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने 1956 में निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो इन्होंने की थी फाइबर ऑप्टिक्स की, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।